मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मैना निर्वाण। राजनीति विज्ञान की प्रथम वर्ष की ये हमारी आज दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे राजनीति विज्ञान की परिभाषा की, और हमने देखा कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा दो तरीके से की जाती है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा का परंपरागत दृष्टिकोण और राजनीति विज्ञान की परिभाषा का आधुनिक दृष्टिकोण। इससे पहले वाली क्लास में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण पर चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमने पाया कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में भी राजनीति विज्ञान को तीन दृष्टियों से परिभाषित किया जाता है। पहला है राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित करना, और दूसरा राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित करना। इन दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों के रूप में परिभाषित करना, यानी राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में करना। इस श्रेणी के ये विद्वान राजनीति विज्ञान की परिभाषा को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं, यानी राज्य और सरकार के अध्ययन से तात्पर्य है कि ये विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य के सैद्धांतिक स्वरूप और उसकी व्यवहारिक प्रक्रिया जो कि सरकार द्वारा संचालित होती है, उन दोनों का अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा का यह जो तीसरा दृष्टिकोण है, जो राज्य और सरकार को राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित करता है, ये दोनों ही पक्षों को, राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को शामिल करता है राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते समय राजनीति विज्ञान के अध्ययन में। इस दृष्टिकोण को मानने वाले विद्वानों में हम पॉल जेनेट, डिमॉक, प्रोफेसर जैक्सन, आशीर्वादम, गिलक्राइस्ट आदि कई विद्वानों को शामिल करते हैं, या कई ऐसे विद्वान हैं जो इस पक्ष को मानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉल जेनेट की परिभाषा। पॉल जेनेट राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में किस तरह देखते हैं। तो पॉल जेनेट ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। पॉल जेनेट क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विषय है जो राज्य के आधारभूत तत्व, राज्य के आधारभूत तत्व जो हमें पता है राज्य का संगठन कैसे होता है, उसके कौन कौन से तत्व हैं, उनके साथ साथ शासन के सिद्धांतों को भी पॉल जेनेट राजनीति विज्ञान की परिभाषा में सम्मिलित करते हैं। इसी तरह डिमॉक ने ये कहा है राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कि राजनीतिक शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यानी राज्य को भी ये शामिल करते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन में, और राज्य के साधन जिससे राज्य क्रियान्वित होता है, राज्य अपना मूर्त रूप प्रदर्शित करता है, उस साधन सरकार का अध्ययन भी इसमें शामिल है। तो डिमॉक राज्य और सरकार दोनों को इसमें शामिल करने वाले विद्वान है, और ये इसी रूप में राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हैं। प्रोफेसर जैक्सन ने भी इसी तरह कहा है कि राजनीति विज्ञान वह शास्त्र है जो राज्य व सरकार की विवेचना करता है। आशीर्वादम ने भी ये माना है कि राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों का ही विज्ञान है, यानी ये दोनों ही तत्वों का, राज्य और राज्य के साधन सरकार, दोनों तत्वों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये मानना है डॉक्टर आशीर्वादम का। गिलक्राइस्ट राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है, यानी ये भी मानते हैं गिलक्राइस्ट भी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य और सरकार दोनों ही तत्वों का अध्ययन करते हैं। गेटल ने भी कहा है कि यह है, यह राज्य के राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक सिद्धांतों, इससे आप देखेंगे गेटल ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, यह राज्य के राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक
राजनीतिक सिद्धांतों में इन्होंने क्या शामिल किया है? भूत, वर्तमान तथा भविष्य, यानी राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों का अध्ययन करता है। गेटल ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य के राजनीतिक संगठन और उसके सैद्धांतिक स्वरूपों, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों का सामूहिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जेम्स ने भी ये कहा है राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, किंतु उसमें सरकार भी अंतर्निहित है। यानी जेम्स मानते हैं कि राज्य में सरकार सम्मिलित है, अतः राज्य का अध्ययन करते समय हम सरकार का भी अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर बिलोबी ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है कि सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि राजनीतिक शास्त्र को 3 विषयों, अब यहाँ हम देखेंगे प्रोफेसर बिलोबी एक नई बात लेके आ रहे हैं कि सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि राजनीतिक शास्त्र को 3 विषयों, राज्य, सरकार तथा कानून का अध्ययन करना होता है। प्रोफेसर बिलोबी ने राज्य और सरकार के साथ साथ कानून को भी इसमें शामिल कर लिया है। यानी प्रोफेसर बिलोबी कानून को सरकार से कुछ अलग मानते हुए उसको भी तीसरे विषय के रूप में राजनीति विज्ञान की परिभाषा में सम्मिलित करते हैं। तो ये हुआ राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। हमने देखा कि इन परंपरागत दृष्टिकोणों को हमने 3 वर्गों में शामिल किया, राज्य का अध्ययन, राज्य व सरकार का अध्ययन और सरकार का अध्ययन। लेकिन तीनों ही परिभाषाओं में हम कुछ सामान्यताएं पाते हैं, कुछ सामान्यीकरण हम इसका कर सकते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के इस परंपरागत इन सामान्यीकरणों के आधार पर परंपरागत राजनीति विज्ञान की कुछ सामान्य विशेषताओं का हम उल्लेख कर सकते हैं। इन तीनों परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के दृष्टिकोणों को देखते हुए उनका अध्ययन करने के उपरांत राजनीति विज्ञान की कुछ सामान्य परिभाषाएं हमारे सामने परिलक्षित होती है। ये सामान्य परिभाषा विशेषताएं कौन कौन सी है? पहला हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह पूरी तरह संस्थागत अध्ययन है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो विद्वान है उन्होंने राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार या राज्य और सरकार तीनों को सम्मिलित करते हुए राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। यानी हम कह सकते हैं कि ये राज्य और सरकार जैसे संस्थागत तत्वों को आधार मानकर राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हैं। दूसरी परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता ये कही जा सकती है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान संगठनात्मक है। हमने अभी देखा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो विद्वान है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण के समर्थक जो विद्वान है, वह राजनीति विज्ञान को पूरी तरह संगठनात्मक आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। यानी वे राज्य और सरकार के संगठन, राज्य का संगठन कैसे है, राज्य के तत्व क्या है, राज्य किस प्रकार का कार्य करता है, सरकार का संगठन कैसे होता है और सरकार के संगठन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, इन तत्वों को आधार मानकर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का जो दृष्टिकोण है वह पूरी तरह संगठनात्मक है। ऐसे ही परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा की एक और अन्य तीसरी विशेषता यह है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा वाला यह दृष्टिकोण पूरी तरह ऐतिहासिक है। ये विद्वान जो परंपरागत आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हैं वे पूरी तरह राज्य, सरकार आदि को ऐतिहासिक संदर्भ में देखते हैं। यानी उनके राज्य और सरकार के संगठन, उनके स्वरूप, उनके तत्वों को वो ऐतिहासिक आधार में देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे पुराने समय में राज्य का स्वरूप क्या था, उनके कौन कौन से तत्व होते थे, क्या क्या कार्य राज्य करता था, आधुनिक मध्यकाल में कैसे हुआ और आधुनिक काल में कैसे उसको करना है, यानी ऐतिहासिक संदर्भ में उसका अध्ययन ये लोग करते हैं। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है
उसे हम ऐतिहासिक संदर्भ में देखते हैं, ऐतिहासिक विशेषता उसकी हम पाते हैं। चौथी विशेषता परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं की ये है कि ये आदर्शात्मक है। परंपरागत राजनीतिक विचार परिभाषा के जो समर्थक है, राजनीति विज्ञान के जो समर्थक विद्वान है, वह न केवल ऐतिहासिक और संगठनात्मक आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा करने का प्रयास करते हैं, वरन वह उसे आदर्शात्मक रूप में देखते हैं। चाहे हम देखें, मनु को देख लें, प्लेटो को देख लें, अरस्तु को देख लें, इन्होंने एक आदर्श स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यानी ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान आदर्श को आधार लेकर चलने वाला विषय उसको बना देते हैं। ये विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आदर्श स्वरूप कैसा होना चाहिए, राजनीति विज्ञान का कार्य, राज्य का कार्य कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, यानी चाहिए पर इनका ज्यादा जोर रहता है। एक आदर्श उन्मुख, एक भविष्य के लिए अच्छी व्यवस्था को खोजने का प्रयास इनके द्वारा राजनीति विज्ञान में किया गया है। तो ये आदर्श और मूल्यों पर अधिक बल देने वाला दृष्टिकोण है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान की परिभाषा का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, इसकी एक आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि यह पूरी तरह औपचारिक और कानूनी दृष्टिकोण है। इसमें राजनीति विज्ञान में औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन औपचारिक तरीके से करने का प्रयास किया गया है और ये केवल कानून को आधार मानकर राजनीति विज्ञान का औपचारिक अध्ययन करता है। इसमें व्यवहारिक और जो अनौपचारिक तत्वों की पूरी तरह उपेक्षा होती है, जो कि वास्तव में राजनीतिक संस्थाओं को या राजनीतिक प्रक्रियाओं को संचालित करता है। इसकी अगली विशेषता हम ये मान सकते हैं कि यह मानवीय तत्वों की अवहेलना करता है। हमने अब तक जो परिभाषाएं देखी, उनका विवेचन विश्लेषण किया, उसमें हमने देखा कि कहीं भी मानव और मानवीय तत्व का उल्लेख इन विद्वानों ने इन परिभाषाओं के अंदर नहीं किया है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा का ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है, वह मानवीय तत्व की पूरी तरह उपेक्षा करता है और राजनीति विज्ञान तो ऐसा विषय है जो मानव जीवन से जुड़ा हुआ है और मानव के कल्याण वाला सर्वाधिक संदर्भित विषय है और बिना मानवीय संदर्भ से राजनीति विज्ञान का महत्व नहीं रह जाता। राजनीति विज्ञान के साथ मानवीय संबंधों को प्रोफेसर लॉस्की ने इस रूप में परिभाषित किया है, उल्लेखित किया है। यानी प्रोफेसर लॉस्की राजनीति विज्ञान के मानवीय संबंधों पर बल देते हुए ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध संगठित राज्य से संबद्ध मनुष्य के जीवन से है। राज्य का अस्तित्व किसके लिए है? मनुष्य के लिए। सरकार किसके लिए कार्य करती है? मनुष्य के लिए। जब मनुष्य की ही हम अवहेलना इसमें कर देते हैं तो फिर राजनीति विज्ञान में कोई सार नहीं रह जाता और उसका मूल उद्देश्य है वह खत्म हो जाएगा। इसी तरह मानवीय तत्व के राजनीति विज्ञान में मानवीय तत्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमख हेलट ने ये कहा है कि राजनीति के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण उसकी मनुष्य विषयक मान्यताओं के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन में कि लोकतंत्र को तानाशाही से अच्छा माना जाता है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो सरकारें ज्यादा कार्य करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए जो कार्य करती है, उन सरकारों को ज्यादा पसंद किया जाता है। यानी राज्य सरकार और सरकार के कार्यों का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि वे मानवीय तत्वों को किस रूप में देखती है, मानव कल्याण की मान्यताओं का और मानवीय गुणों की मनुष्य विषय मान्यताओं को वह कितना स्थापित कर पाती है, कितना उस पर कार्य कर पाती है। इसी प्रकार इस दृष्टिकोण की एक आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि यह पूरी तरह वर्णनात्मक दृष्टिकोण है।
परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा करने वाला यह जो दृष्टिकोण है वह वर्णनात्मक दृष्टिकोण है। उसमें पूरी तरह राज्य, राज्य के तत्व, राज्य के कार्य, सरकार, सरकार का स्वरूप आदि का वर्णन मात्र कर दिया जाता है। इसमें कई ऐसे तत्वों की उपेक्षा हो जाती है या कई ऐसे तत्व उपेक्षित रह जाते हैं जो तुलनात्मक होते हैं, जो विश्लेषणात्मक होते हैं, जिन पर गहरी विवेचना की आवश्यकता होती है राजनीति विज्ञान को समझने और राजनीतिक विज्ञान की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, जैसे कि मानवीय तत्व, राजनीतिक प्रक्रिया, दबाव समूह, राजनीतिक व्यवस्था, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले राजनीतिक और गैर राजनीतिक तत्व और शक्ति। ये ऐसे महत्वपूर्ण तत्व है जो पूरे राजनीति विज्ञान के स्वरूप, उसके उद्देश्यों और उसकी प्रक्रिया को गहराई के साथ प्रभावित करते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण में इन मूल्यों, इन तत्वों की पूरी तरह उपेक्षा हो जाती है, ये तत्व अछूते रह जाते हैं। तो इस प्रकार हम राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हैं और उसके आधार पर उसकी सामान्य विशेषताओं का उल्लेख हम कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर जो परिभाषा राजनीतिक विद्वानों ने की है वह आज हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की परिभाषा करने का प्रयास करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ओके।